हेलो दोस्त। आज का वीडियो है कि अगर आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम सेंटर आरआरबी वाई होगा या ऑल इंडिया बेस होगा। लोगों को सवाल रहता है हमेशा। और एनटीपीसी एग्ज़ाम में से पहले 29 जून को एक अपडेट आने वाला था। वो क्या था? मिनिस्ट्रियल पोस्ट का मीटिंग था एग्ज़ाम से पहले पीलीभीत, जिसमें पीलीभीत का कॉन्फ्रेंस करना था, उसकी मीटिंग थी। हालांकि इसका अपडेट नहीं आया है। मैं सुबह से वेबसाइट पे चेक कर रहा था और 3 बजे के बाद भी चेक किया हूँ। अभी 6 बजने वाला है लेकिन अभी तक अपडेट नहीं आया है। तो पहले हम यहाँ पे वो देख लेंगे कि क्या है आईआरपीएस वेबसाइट पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या अपडेट आया है। हालांकि एक नया ऑप्शन तो मिल गया है लेकिन अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। तो हम अभी डायरेक्ट चलेंगे आरआरबी के वेबसाइट पे, वो आपका आईआरपीएस की वेबसाइट पे, जो टेंडर का इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम का वेबसाइट है उस पर, जिसमें एनटीपीसी के बारे में तो अभी अपडेट चेंज नहीं हुआ है लेकिन ई टेंडर के बारे में अपडेट यहाँ पे चेंज हुआ है। पहले यहाँ कमेंट वाला जो सेक्शन था वो भी दिखता था लेकिन कमेंट वाला खुलता नहीं था, लेकिन अभी वहाँ पे ओपन हो रहा है। लेकिन दिख रहा है कि नो, अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है। और जो भी अपडेट होगा इसी पे होगा, जिसका टेंडर ओपन होने का 27/7 का डेट है और एनटीपीसी का 28/7 का 12 बजे का डेट है। इसका 15 बजे का है, इसका 12 बजे का है। लेकिन अभी कुछ लोग समझ गए हैं कि 29 तारीख को यानी 29 जून को जो मीटिंग था वो टेंडर ओपनिंग का था। तो दोस्त, टेंडर ओपनिंग का वो डेट नहीं था। उसमें क्या होता है, कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट करता है या कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट करता है, उनकी बहुत सारी क्वेरी होती है कि मैं कितना लगाऊंगा, क्या होगा, मेरा सेंटर क्या होगा, कैसे कंडक्ट होगी। वो सब क्वेरी करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस था या कह सकते हैं मीटिंग थी। उस मीटिंग में सारी चीज़ें, उनकी डाउट क्लियर की जाएगी और उस डाउट्स के रिगार्डिंग जो भी होगा उसको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के रूप में अपडेट हो जाएगा। अभी अगर आपको इसको देखना चाहेंगे आप ओपन करके, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। जहाँ पे देखेगा यहाँ पे देख सकते हैं आप, नो क्वारी एंड क्लियरिफिकेशन अवेलेबल इन दिस टेंडर। लेकिन आज 29 जून को ये प्रोसेस हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि 1 से 2 दिन तक ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ आगे प्रोसेस हो जाएगा जब 29 जून वाला मीटिंग एक्चुअल में समाप्त हो गई होगी। तो आपको अभी 1 से 2 दिन वेट करना चाहिए। हो सकता है शाम तक भी हो जाए, कल भी हो, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ। इसमें कोई डेट फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे आ गए, लेकिन अब कुछ लोगों का दूसरा क्वारी था जिसके बारे में कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। पिछली बार भी देखे होंगे, लोगों ने बोला बड़ी दूर दूर होगी, तो क्या इस बार भी चेंज होगा? तो सब लोग कहते हैं यार अखबार पे पेपर, न्यूज़पेपर दिखा देते हैं लोग और कहते हैं ऐसा होगा, या अपने मन से बोलते हैं। तो मैंने इसी की कोशिश करने की, दूर करने की कोशिश किया है, जिसमें मैं ऑफिशियल आपको रिगार्डिंग में टेंडर से एक हमें डॉक्यूमेंट निकाल के उसमें आपको बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का, जिसमें ये अपडेट कब का है डेट देखिएगा, जिसका टेंडर ओपनिंग होने का देखिए, क्लोजिंग के टेंडर क्लोजिंग होने का डेट क्या है आपका 28/7/20 14 आवर यानी 12 बजे उसमें दिया है। तो यहाँ 14 बजे का टाइम दिया है। और ये कब जारी हुआ है इस पेपर को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, बिना जारी हुए का नहीं देखिएगा। जारी कब हुआ है ये लिस्ट, तो ये देखिए 22/6/2020 को 15:58 पे जारी हुआ है। यानी 22/6 से पहले ये बात नहीं थी, उसको इसमें और एडिशन करके या जो होगी उसको मॉडिफाई करके किया गया है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के रिगार्डिंग हमने इस डॉक्यूमेंट को 2-2.5 घंटे पढ़ा, तो कहीं कहीं कुछ हमें हिंट मिलते गया, जिस हिंट को लेके आपको एग्ज़ाम सेंटर के रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और हम न्यूज़पेपर से नहीं, आपको ऑफिशियल देने वाले हैं। देखिए, हमने इसमें पढ़ा तो एक जगह हमें मिल गया एग्ज़ाम सेंटर के रिगार्डिंग में स्पेशल टेक्निकल क्राइटेरिया। हालांकि हर का स्पेशल टेक्निकल क्राइटेरिया है। इसमें लिखा हुआ है रीजन वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट, शेड्यूल ऑफ सीबीटी, एनी शिफ्ट और पीरियड ऑफ 3 प्रीवियस ईयर वगैरह 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 का है। उसके बारे में इन्होंने लिख दिया है, जिसके बारे में आपको सर्टिफिकेट लगाना है, उसकी क्लाइंट का वगैरह का प्रोसेस लगाना है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो टेंडर में पार्टिसिपेंट करेंगे उनको, कितने आपने 3 ईयर में लिया है, अगले का प्रोसेस क्या होगा। लेकिन हमसे इससे नीचे एक और डाटा हमें दिख रहा है कि एग्ज़ाम टेक्निकल क्राइटेरिया। देखिए, एग्ज़ाम टेक्निकल क्राइटेरिया में इन्होंने देखिए डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे मैंडेटरी अलाउ किया है और यहाँ पे रीजन लिखा है। देखिएगा, अब कॉपी होगा किसी चैनल पे, आपको घबराना नहीं है, करने दीजिए लोगों को, जिनका काम है वो कॉपी करेंगे, दूसरों को मेहनत को। लेकिन हमारा काम है
आपके साथ कनेक्ट होना। तो यहाँ देखिए नॉर्दर्न रीजन है, तो यहाँ चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अगर कहेंगे तो दूसरा रीजन हमारे पास यहाँ पे वेस्टर्न रीजन है, जिसमें दमन दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। तीसरा रीजन हमारे पास साउथर्न रीजन है, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कर्नाटका, केरला, आपका तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश है। और आपका चौथा रीजन है ईस्टर्न रीजन, जिसमें आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार है। और पांचवा रीजन है नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसमें आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और असम, ये 7 सिस्टर राज्य जो हैं हमारे भारत के, उनके हैं। अब यहाँ पे चारों इस एग्ज़ाम से आपको क्या दिखा, इन्होंने पूरे एग्ज़ाम सेंटर को 5 अलग अलग किस में बांट दिया है, रीजन में बांट दिया। जबकि आप लोग जानते हैं 5 रीजन है, और हम जानते हैं कि भारत में 21 आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो जितने भी 21 कैंडिडेट हैं वो 5 ही रीजन में अप्लाई एग्ज़ाम सेंटर के लिए जाएंगे। अप्लाई करने के बाद ये तो क्लियर हो गया, 21 से कितने में जाएंगे, 5 में जाएंगे। तो अब क्लियर करना है कि 5 में हमारी बारी कहाँ आएगी, मैं कौन सा रीजन में हूँ। तो अभी आज के डेट में आपको रीजन पता चल जाएगा कि मैं किस रीजन में एग्ज़ाम का अप्लाई किया हूँ, जिससे मैं कह दूँ कि आरआरबी पटना कोई अप्लाई किया है तो कैंडिडेट कौन सा जाएगा, ईस्ट रीजन में जाएगा। कोई कैंडिडेट आरआरबी नॉर्दर्न रेलवे या दिल्ली, चंडीगढ़, आपका इलाहाबाद का ईस्ट वाला सेक्शन जो नॉर्दर्न रेलवे का है, इनका सेंटर किस में जाएगा, तो एनआर में जाएगा, नॉर्दर्न रीजन में होगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्दर्न रीजन में जो अप्लाई किए हैं कैंडिडेट, उनका एग्जामिनेशन सेंटर चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट अगर कोई रहता है, मान लीजिए इलाहाबाद का हो या प्रयागराज कह सकते हैं, आज के डेट में ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रयागराज का कोई कैंडिडेट हो और उसे सेंटर अगर जेएनके दे दिया तो होम राज्य रह गया क्या। तो अब यहाँ से इतना कितना होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी डिस्टेंस बढ़ेगी। लेकिन आरआरबी का हमेशा कोशिश रहता है कि नियरेस्ट पॉइंट पे जो कैंडिडेट एडजस्ट हो सकता है उसको एडजस्ट किया जाए, बाकी को जितने को एडजस्ट नहीं हो रहा है उनको हो सकता है दूर जाना पड़ सकता है। एक क्लियर हो गया है। और अगर आपके अपने रीजन में भी दे दिया तो अपने रीजन में भी काफ़ी दूरी है, और यहाँ डिस्टेंस 1000 से 1500 किलोमीटर तक है। यूपी अपने आप में ही 800 से 900 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली पार करना पड़ेगा, हरियाणा पार करना पड़ेगा, तब चंडीगढ़ या जेएनके की तरफ आप जाएंगे। तो ये सब डिस्टेंस है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अभी भी रेलवे ने उसी अनुसार से टेंडर निकाला, तो इस टेंडर के अनुसार से जो भी टेंडर लेगा उनको एक डाटा अपलोड करना है। ये तो आपने देख लिया कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, हमारे पास कहाँ सिस्टम अवेलेबल है, और हम इतने विद्यार्थी को इस एग्ज़ाम सेंटर पे ले सकते हैं। एक समय हो सकता है उन्हें जो टेंडर का बीड होगा उसमें लगाना है कि टेक्निकली आप बताइए कि कितने कैंडिडेट को कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। अब पूरी डिपेंड इस पे करता है कि किस रीजन में कितना लोग अप्लाई किए हैं। मान लीजिए मैं एक ले लेता हूँ आरआरबी प्रयागराज या इलाहाबाद कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पूरी वैकेंसी अगर मान लेते हैं कि कितनी भी हो, 10 हो या 10,000 हो या जो भी वैकेंसी हो सकता है 500 भी हो या आपका 800 भी हो, लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो आप जानते ही हैं अप्लाई कहाँ भीड़ होती है, तो 2 ही जगह होती है, 2-3 जगहों पे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। पहला सबसे ज़्यादा अप्लाई करने वाला स्टेट बिहार दिखेगा, दूसरा आपका यूपी दिखेगा, तीसरा आपका राजस्थान दिखता है। लेकिन राजस्थान साइड में आपका एग्ज़ाम सेंटर बहुत है, नज़दीक में दिल्ली पड़ता है, अहमदाबाद की तरफ भी है, मुंबई से भी ये टच कर जाता है, भोपाल की तरफ से भी टच कर जाता है। इसलिए यहाँ एग्ज़ाम सेंटर बहुत अच्छे पड़ते हैं। मार तो झेलनी पड़ती है बिहार, झारखंड, यूपी और कुछ कैंडिडेट वेस्ट बंगाल के। इन 4 कैंडिडेटों का एग्ज़ाम सेंटर कम है, ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम सेंटर कम है और कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जिसके कारण से इन्हीं 4 स्टेट का कैंडिडेट को एग्ज़ाम सेंटर दूर दूर जाता है। अब यूपी की बात करते हैं, तो यूपी का अगर यूपी में भी सेंटर रहा, मान लीजिए मैं कह दूँ यूपी का सेंटर नोएडा आता है सेक्टर 62, लेकिन अगर वो कैंडिडेट बनारसी का रहने वाला है, बनारस का रहने वाला है, तो उसकी दूरी
800 किलोमीटर अपने आप यूपी में ही हो जाता है, यानी डिस्टेंस के कारण भी ये डिस्टेंस बढ़ जाती है। और यूपी में एग्ज़ाम सेंटर सबसे ज़्यादा पश्चिमी यूपी में है, यानी सभी एक क्षेत्रों को देखेंगे तो यही हाल होती है। अब बात करते हैं साउथ इंडिया का, तो साउथ इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर भरा हुआ है, बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कैंडिडेट कम अप्लाई करते हैं। यानी साउथ वाले जो कैंडिडेट हैं उनको होम सेंटर बिल्कुल आराम से मिल जाता है। होम सेंटर कहने का मतलब है अपने स्टेट में या 200 से 500 किलोमीटर के दूर के रेंज में मिल जाता है। लेकिन नॉर्थ में थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है, और नॉर्थ में भी मिडिल नॉर्थ में आप जब JNK से अप्लाई किए हैं तो आपको JNK साइड आराम से मिल जाता है। आप चंडीगढ़ के साइड है तो वहाँ भी मिल जाता है। लेकिन आपने यूपी के प्रयागराज आप अप्लाई किए हो, या आप चंडीगढ़ प्रयागराज के अप्लाई किए हैं, या हो सकता है कानपुर से अप्लाई किए हैं, ये सब क्षेत्रों में, या बिहार के किसी भी स्थान से अप्लाई किए हैं, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में थोड़ा सा ट्रैवल करने का ये हमेशा का पैटर्न रहा है। अगर इस बार अच्छा होता है तो हम उम्मीद करेंगे कि ये पाँचों रीजन में अच्छा से एडजस्ट किया जाए, जो कैंडिडेट को होम सेंटर मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।